ओह, लेकिन सर अभी आपने कहा कि कोविड भी बहुत बड़ा एक इवेंट था जो स्क्रिप्टेड था, तो कोविड लाया गया। तो बहुत सारे लोगों का भी यही कहना है कि कोविड ये बहुत बड़ा स्क्रीन प्ले था, ये बहुत बड़ा गेम था। सर क्या यह आप एक्सप्लेन करेंगे? अगर किसी का योग हो जाए तो वो फील्ड से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ये बात लोगों को कम अच्छी लगती है। महाअवतार बाबा जी को भी कहीं से मिली थी, उनसे पहले किसी कहीं से मिली होगी, लेकिन आखिरी पर्सन को कहाँ से मिली थी आज लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि असली क्रिया महाअवतार बाबा जी की क्रिया की है। और उसके भी उनके पहले गुरु लाड़ी महाशय थे, उनके साथ उनके जितने भी गुरु हुए वैसे लीनियज बनी है। यही वो प्योरेस्ट फॉर्म है। एक फील्ड बनाने में 12 साल जरूर लगे, लेकिन जब वो फील्ड बन गई तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई। ज़्यादातर लोग जिन्होंने भी ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया है, इसे शक्तिपात भी कहते हैं। तो हमारी रिट्रीट में हम इसुमी जी के पास एक टैलेंट है, मेरी मेंटर इसुमी जी हैं जापान की जी। वो एक फ्रीक्वेंसी को रेज कर लेती है। ओके जैसी ही फ्रीक्वेंसी रेज होती है, दैट मीन एक फील्ड क्रिएट होती है। ओके हमारी अभी तक की मान्यताओं के ऊपर की एनर्जी फील्ड। आने वाले समय में आपकी गवर्नमेंट आपको स्लॉटर हाउस में भेजेंगी और आप लाइन में लगे होंगे। उस समय मैं वो लाइन नहीं समझ पाया, लेकिन जब ये इवेंट शुरू हुआ, बिकॉज मेरी मेमोरी थी, उस इवेंट को मैं को रिलेट कर सका, इसको रोकने की इच्छा हुई। मेरा एक ही उद्देश्य था, कम से कम सब लोगों को एक बार मैं बता सकूं कि इसके अंदर एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने आप मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एंटीना आपको डिविनिटी से काट सकता है। लेकिन हम जानते थे कि हम इतने पावरफुल हैं, हमें जैसे ही कुछ अपोजिट होगा हमें याद आ जाएगा गेम ओवर, एंड वी वांट टू एक्सपीरियंस फुली अपना अपोजिट कंप्लीटली हम एक्सपीरियंस करना चाहते थे। हमने अपने ऊपर लेयर लगाई। इस लेयर को हमारे शास्त्र कहते हैं फॉरगेटफुलनेस। आपके ऊपर माया का पर्दा। धरती पे ह्यूमन का नेचर ऐसा है कि वो थोड़े समय के बाद षड्यंत्र को देखना शुरू कर देता है। ये हमारे ऊपर फोर्स किया गया था। इराक में उन्होंने देख लिया कि वेपन्स नहीं मिले। जब वो देखना शुरू करता है तो किसी एक को टारगेट करके हटा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी को ट्रांस ह्यूमनिज्म में एक डिजिटल बीइंग में कन्वर्ट करने के सारे एफर्ट्स हैं। जरा सा भी अवेयरनेस होके देखें, डिजी यात्रा से लेकर हर चीज आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर रही है। नमस्कार, मैं चिन्मय उदगीरकर। आई थिंक माई नेम इज़ चिन्मय उदगीरकर। आई थिंक सो, क्योंकि इसके पहले मैं कंफर्म था कि मैं चिन्मय उदगीरकर हूँ, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो भी कुछ सामने आने वाला है, द ट्रूथ, द हार्श ट्रूथ, उससे हम सब का बेस हिलने वाला है। हम अपनी खुद की ओरिजिनल पहचान क्या है, इस चिंता में हम गिरने वाले हैं और बहुत सारे झूठ के पर्दे हमारे आंखों पे से आज निकलने वाले हैं। बहुत सीरियस और बहुत गंभीर सब्जेक्ट है और बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, एंड इट इज़ वेरी मच डिवाइनली गाइडेड। हमारे साथ आज है मिस्टर प्रवीण भाटिया सर। वैसे सर जर्मनी में रहते हैं, लेकिन उनका कार्य अभी इंडिया में शुरू हो गया है और वो फाउंडर है TGA के, द ग्रेट अवेकनिंग के संस्था के वो फाउंडर है। और उस हिसाब से अवेकनिंग का मैसिव वर्क उनके हाथों से इंडिया में भी हो रहा है। सर, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं बिल्कुल आपका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए वक्त मेरा ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि जो आपसे मिलने वाला है या फिर हम लोग आपसे जो समझने वाले हैं, उससे आप कौन हैं और आप क्या काम कर रहे हो वो पता चल ही जाएगा। तो सर, मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो वॉर अभी चल रहा है, ओके, अमेरिका, ईरान, इज़राइल का जो वॉर चल रहा है, ये वॉर असल में है या नहीं? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एक शो जो हमारी कॉन्शियसनेस से प्रकट होता है जी। ये शो प्रकट हो रहा है। लोग कयास लगाते हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या इसके आउटकम होंगे, क्या इसके बेस पे एनर्जीज का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जी। वास्तविकता में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सिर्फ मानवता हारती है। हर युद्ध में मानवता हारती है। कंट्रोलर फियर में लाते हैं, कंट्रोल करने का मैकेनिज्म एक स्टेप और करता है, और ये स्क्रिप्टेड इवेंट है। लोग समझते हैं कि सडनली दो देशों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। नो, इट वाज स्क्रिप्टेड लॉन्ग एगो। इट वाज प्लान्ड। देयर आर डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में कंट्रोल और बढ़ेंगे। जैसे कोविड भी एक स्क्रिप्टेड इवेंट था, पहले से प्रिपरेशन की, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ। सेम वे वार
स्क्रिप्टेड होती हैं। मैं समझता हूँ कि सारे सुनने वाले आज एक क्वेश्चन पूछें, रूस और यूक्रेन में क्यों लड़ाई हो रही है, कब तक चलेगी। अगर ये क्वेश्चन भी उनको नहीं कर सकते तो ये क्वेश्चन पूछें, इराक पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वहाँ पे, इसलिए लड़ाई की गई थी। हमारी जनरेशन ने देखा वहाँ पे छोटा सा वेपन भी नहीं मिला, इतने सारे लोग डिस्प्लेस हुए, बच्चे मरते हैं, माँ बाप रोते हैं, औरतें विधवा होती हैं। क्यों करा जाता है? अगर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे तो भविष्य में वार नहीं होगी, हम एक ऐसी एरा में जाएंगे जिसमें लव और प्रेम हो। ओह, लेकिन सर अभी आपने कहा कि कोविड भी बहुत बड़ा एक इवेंट था जो स्क्रिप्टेड था, तो कोविड लाया गया। तो बहुत सारे लोगों का भी यही कहना है कि कोविड ये बहुत बड़ा स्क्रीन प्ले था, ये बहुत बड़ा गेम था। सर क्या यह आप एक्सप्लेन करेंगे? या कुछ लोग जो कम समझते हैं वो सोचते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री को, फार्मा लॉबी को प्रॉफिट करने के लिए ये इवेंट था। नो, इसके जो रिजल्ट हैं वो उससे कहीं गहरे थे। एक प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसका एक सॉल्यूशन देना, और वो सॉल्यूशन अपने आप में प्रॉब्लम हो, लोगों को डराकर फोर्स करना। तो एक बीमारी, हम बचपन से हर साल 2 बार सीजन चेंज होता है तो वायरल फीवर जैसी घटनाओं से गुजरते थे, उसको इतना मैनिपुलेट कर देना कि हम घर से बाहर ना निकल पाएँ। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो बॉडी हील करती है, हम डर में होते हैं तो हील नहीं होते। डर फैलाया, ऑक्सीजन नहीं ले पाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट हुए। आप सब लोग देख सकते हैं जो लोग हॉस्पिटल गए वो कम लोग वापस आए जी। जिनको हुआ उन्होंने घर में ट्रीटमेंट किए, वो सब बच गए क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी इससे गहरी जो बात थी, हमें एक चीज़ फोर्स की गई अपनी बॉडी के अंदर डालने के लिए, हम लोग लाइन में लग के वो लगवा रहे थे। वो क्या था? जब उसको लोग रिसर्च करेंगे, mRNA क्या होता है, ग्राफीन ऑक्साइड क्या होती है, और क्यों पहली बार धरती पे यंग लोग 25 to 35 एज के, इससे पहले कभी भी हार्ट अटैक होता था, फर्स्ट हार्ट अटैक, सेकंड हार्ट अटैक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैटल नहीं होता था, ओनली थर्ड फैटल होता था। अब फर्स्ट हार्ट अटैक में लोग मर रहे हैं जी। और नॉट ओनली दिस, जिन लोगों ने इसमें बहुत डीप रिसर्च की है वो कहते हैं कि ये एक पार्टिकल है जो अपने आप में मल्टीप्लाई होता है। ओह माय गॉड। जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो अपने आप उस मल्टीप्लाई होता है, दैट आर कॉल्ड नैनो पार्टिकल, नैनाइट्स। ये हमारे शरीर में एक एंटीना की तरह काम करता है। चारों ओर टावर्स हैं, वो टावर्स एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे रेडियो का एक सेंडर है, उसको किसी भी फ्रीक्वेंसी में ट्यून किया जा सकता है। डिफरेंट तरह के म्यूज़िक बजते हैं, क्लासिकल, पॉप, रैप, व्हाटएवर, जिस ट्यूनिंग की बात है। अगर टावर हो और आप एक एंटीना हो, उस एंटीने को फियर में ट्यून करा जा सकता है, उस एंटीने को सुसाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ट्यून किया जा सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी एंड यू आर बिकमिंग एंड रिसीवर। दैट वाज द एजेंडा। पहली बार पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हुआ। आने वाले समय में सारे इवेंट ग्लोबल होंगे। एक वायरस फीवर जो एक रीजनल होता था, कभी यहाँ पे, कभी अफ्रीका में, कभी कहीं और, पूरी दुनिया में उसको करा गया एक एजेंडा के तहत। तो सर कोविड वो इसी एजेंडे से फैला गया था, अभी युद्ध भी इसी एजेंडे से चालू हो गया है। लेकिन सर मुद्दे की बात है कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? पहले बात करते हैं क्यों कर रहा है जी। अगर हम क्यों समझ पाएंगे तो हम क्यों, कौन कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका में इस समय एक QR कोड दे दिया गया ये कह के कि पेट्रोल और केरोसिन की शॉर्टेज हो रही है। आपको QR कोड दिखा के वीक में इतना मिलेगा। एक कंट्रोल आ गया, सिर्फ इतना मिलेगा, सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास ये डिजिटल आइडेंटिटी होगी, दैट इज़ ए QR कोड। जी। पूरी ह्यूमैनिटी को ट्रांस ह्यूमनिज्म में, एक डिजिटल बीइंग में कन्वर्ट करने के सारे एफर्ट्स हैं। जरा सा भी अवेयरनेस होके देखें, डिजी यात्रा से लेकर हर चीज़ आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर रही है। आपके फेस के बाद इस धरती के किसी भी हिस्से में आप हो, आप रिकॉग्नाइजेबल हैं, ट्रेसेबल हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि वो ऐसी ह्यूमन को अप टू 80% प्रिसाइज, अप टू 80 मीटर प्रिसाइज ट्रैक कर सकते हैं GPS के थ्रू। मैं धरती के किसी भी हिस्से में हूँ, अप टू 80 मीटर प्रिसाइज मुझे लोकेट किया जा सकता है। ओह माय गॉड। ये सारा डिजिटल एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि कौन कर रहा है इस धरती पे। इसके आंसर, आपने शुरू में मेरे बारे में कहा कि हम लोग ये जानेंगे कि हम कौन हैं। जी। मैं कौन हूँ, हम सब कौन हैं, इसके कॉन्शियसनेस के डिफरेंट लेवल हैं। जी। ये सभी एक हैं, सभी ह्यूमन हैं, लेकिन उसके अलावा कॉन्शियसनेस के लेवल पे डिफरेंट रियलिटीज़ क्रिएट होती हैं। जी। तो एक लेवल की रियलिटी
जो इसको कभी नहीं समझ पाती वो समझती है कि युद्ध नॉर्मल सी बात है, बाई चांस दो कंट्रियों में युद्ध हो गया, कोई क्लैश था, कन्फ्लिक्ट था, वो युद्ध में कन्वर्ट हो गया। जी। ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज देखती है कि हमें कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओह, तो इनके बारे में लोग कहते हैं ये 13 ब्लड लाइन्स हैं, कुछ लोग कहते हैं रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप सोचते हो या सुनने वाले ये सोच रहे हैं कि युद्ध नेतन्याहू, ट्रंप और ईरान की गवर्नमेंट कर रही है, नो, ये भी पपेट हैं जिनको वो कंट्रोल करते हैं, वो ये युद्ध कर रहे हैं। तो क्यों और कैसे? और सर उनको कौन कंट्रोल करता है? बेस में कौन है सबसे? जो उनको कंट्रोल करता है वो एक इनविजिबल है। धरती पे ह्यूमन का नेचर ऐसा है कि वो थोड़े समय के बाद षड्यंत्र को देखना शुरू कर देता है। जी। ये हमारे ऊपर फोर्स किया गया था। इराक में उन्होंने देख लिया कि वेपन्स नहीं मिले। जब वो देखना शुरू करता है तो किसी एक को टारगेट करके हटा देते हैं। ओके। तो जो ये फोर्स है वो हमेशा इनविजिबल है, सिर्फ अपने पपेट को सामने रखती है। जी। पपेट को जब भी वो डिफेम करके हटा देते हैं, फिर नए पपेट आते हैं, उनसे एक आशा दी जाती है। जैसे अभी जेएनजी के नाम से नेपाल में कुछ हुआ, उसके बाद न्यू गवर्नमेंट आई, आशा मिली कि ये यंग पर्सन, ये मेयर, इसने बहुत अच्छा काम किया था, ये करेगा। आप लोग आज से 5 साल बाद इस रिजल्ट को देख सकते हैं। हमें भी आशा दी गई अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार हटाएगा। उससे पहले मनमोहन सिंह जी हार्वर्ड से पढ़े हुए बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। हम सब देखते आए हैं कि ये सब उन्हीं के पपेट हैं। ये हमारे भविष्य की बात है, हमारे जीवन की, हमारे आने वाली पीढ़ियों की। हमें अब अवेयर होना है। ओके सर, तो ये इनविजिबल लोग जो ये कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारे कॉन्शियस से बहुत बड़े हैं, उनका हेतु क्या है सर? उनका क्या मोटो है इस सब चीज़ों के पीछे? धरती एक एनर्जी हार्वेस्टिंग का फॉर्म है। एनर्जी हार्वेस्टिंग का फॉर्म है, ओके। जैसे हमें कहा गया कि ये जगत माया है। जी। माया मीन्स इल्यूजन। जी। अगर इल्यूजन है, और इसके बात के लिए 2022 में साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला कि ये माया है और ये माया एक सिमुलेशन की तरह है। सिमुलेशन लोग समझ सकते हैं कि हम कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दैट इज़ ए सिमुलेशन। ओके। अगर ये एक डिजिटल सिमुलेशन है तो इसको रन करने के लिए अगर हमारे पास एक सिमुलेटर बनाएं तो किसी ना किसी तरह की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जी। हमारे केस में वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन ये सिमुलेशन जिसके अंदर कंप्लीट ह्यूमैनिटी ट्रैप है, इसकी एनर्जी हमारे इमोशंस हैं। ओके। और ये इमोशन से रन करता है। इस एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है, और हार्वेस्ट करने के तरीके इतने अजीब हैं। जैसे युद्ध हुआ, लोग डर गए, एक एनर्जी जनरेट हुई, वो भी हार्वेस्ट होती है। जी। क्रिकेट का मैच हो रहा है, लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं। जी। और वो एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी को सक करके कन्वर्ट कर लिया जाता है इस सिस्टम को चलाने के लिए। दैट टू इज एनर्जी हार्वेस्टिंग। ओह। तो इसके अलावा भी अनेक तरीके हैं। जब हम कभी किसी पिलग्रिमेज में जाते हैं, वहाँ भी एनर्जी हार्वेस्टिंग हो सकती है। इवन ग्रुप मेडिटेशन के नाम पे, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया थी, लोग अंतर्मुखी होते थे, जंगल में जाके अकेले करते थे। आजकल इतने बड़े बड़े गुरु हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, और वो सारे लोग भी एक साथ जब मेडिटेट करते हैं, उनकी वो एनर्जी भी सक की जाती है और उसका इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए ही किया जाता है। डिस्ट्रक्शन शब्द भी हम इस तरह कह सकते हैं, इस मैट्रिक्स को सस्टेन करने के लिए किया जाता है। ओके। सस्टेन करने का मतलब है कि जो आपके अंदर मुक्त होने का पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल स्टॉप करने के लिए किया जाता है। तो इन अदर वर्ड्स आपको भीड़ का एक पार्ट बना के आपको भीड़ की तरह बिहेव करने के लिए उद्युक्त किया जाता है, और उससे जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस है उसको मैनिपुलेट करके आपको भी उस सिस्टम का, उस चेन का पार्ट बनाया जाता है, ताकि आप वापस चेन की तरह राउंड राउंड घूमो, और जब आप अलग निकलने की कोशिश कर रहे थे वो ना करो। बिल्कुल सही बात है। दैट इज़, इसीलिए ये एक लूप है, और ये लूप इनफाइनाइट है, और ये लूप के अंदर लगातार ह्यूमैनिटी को ट्रैप करने के लिए ये इसको कंटिन्यू रखते हैं, हार्वेस्टिंग ख़त्म ना हो। ओके सर, एक लूसीफर नाम की कॉन्सेप्ट थी, आज भी है वो, तो इनडायरेक्टली आपको ये कहना है कि जो अदृश्य शक्ति है वो लूसीफर, अगर उसको हमें अगर नाम देना है तो हम उसको लूसीफर कह सकते हैं? यस, हम उसको लूसीफर कह सकते हैं। अदृश्य शक्ति है उसका काम। बट अगर हम इसको समझें कि अदृश्य शक्ति कहाँ से आई, जी, हम बहुत पावरफुल बीइंग हैं जी। ह्यूमन को डायरेक्टली बताया गया यू आर दैट। सारे शास्त्र बताते हैं तत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही ईश्वर हो।
वो ईश्वर इतना पावरफुल है, वो कमी नहीं जानता, डर नहीं जानता, उसके क्षेत्र में सब कुछ लव एंड हारमोनी है जी। हर एक यूनिक है, कभी भी ओवर पॉपुलेटेड नहीं हो सकता क्योंकि उसका हारमोनी सिद्धांत है जी। एक थॉट कि मेरा अपोजिट क्या होगा। जो इतना पावरफुल बीइंग है, जो डर नहीं जानता, कंट्रोल नहीं जानता, सिर्फ लव जानता है, उसका एक थॉट और ईश्वर का थॉट मैनिफेस्ट हो जाता है। इस एक्सपीरियंस करने के लिए आप और हम इस सिमुलेशन में आए जी। लेकिन हम जानते थे कि हम इतने पावरफुल हैं, हमें जैसे ही कुछ अपोजिट होगा हमें याद आ जाएगा गेम ओवर, एंड वी वांट टू एक्सपीरियंस फुली अपना अपोजिट कंप्लीटली हम एक्सपीरियंस करना चाहते थे। हमने अपने ऊपर लेयर लगाई, इस लेयर को हमारे शास्त्र कहते हैं फॉरगेटफुलनेस। आपके ऊपर माया का पर्दा है जी। पर्दा, हमारे ऊपर लेयर्स हैं, हमने एक नहीं अनेक लेयर लगाई जी। हमने अपने माइंड के दो हिस्से लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच में बफर लगा दिया। ओके। अगर ये मर्ज हो जाएं तो जी। आउटकम कुछ दूसरा होगा। कुछ बच्चों को कभी कभी एक्सीडेंट होता है या बिजली गिरती है, उनके ये हिस्सों में डैमेज हो जाता है, बफर Okay. हट जाता है जी। उनके अंदर पैरानॉर्मल एबिलिटीज आ जाती हैं। ओह। हमारी भाषा में कहा गया शिव और शक्ति का मिलन, जी। यिन यांग, मैस्कुलिन फेमिनिन का मिलन। कभी जी। कभी शिव जी की फोटो पार्वती जी के साथ आदि अर्धनारीश्वर दिखाते हैं। आदि नारीश्वर। वही इसका प्रूफ है कि तुम्हारे अंदर दोनों को अगर मर्ज कर दो तो तुम सब जान जाओगे। ओह। तो वो बफर हमने लगाया। इस बफर के बावजूद भी हमें पता था कि हम फॉरगेटफुलनेस में जाग जाएंगे, हम इतने पावरफुल हैं। हमने इस सिमुलेशन में कंट्रोलर लगाए जी। जो जब भी हम जागने लगें वो हमें दोबारा सुनाएं। ओके। उन्हीं कंट्रोलर को आप लूसीफर कह सकते हैं, इल्यूमिनाटी कह सकते हैं, डीप स्टेट, डार्क एजेंडा, जो कुछ भी। इनके बहुत सारे नाम हैं, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल। लेकिन जब हमने पहले कहा कि हमें कोई कंट्रोल करता है और हमारे अंदर एक गुस्सा आता है, नेचुरली है, फ्रस्ट्रेशन आता है और उनसे बदला लेने की इच्छा होती है। जी। हमारे बच्चों को कौन क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले हम जाने कि हमने ही उनको क्रिएट किया था इस गेम को फुली एंजॉय करने के लिए। ओके। तो अभी सर फिर वापस मैं बेस पे आता हूँ। अभी हम टीजीए की तरफ आते हैं सर। तो टीजीए का फुल फॉर्म, टीजीए का कार्य क्या है, संस्थापना कब हुई थी और क्या अभी हमारा विजन है? टीजीए द ग्रेट अवेकनिंग। जी। ग्रेट अवेकनिंग की ग्रेट अवेकनिंग है तो अवेकनिंग तो अपने आप में ही ग्रेट है। द ग्रेट इसका नाम क्यों हुआ? हमने सुना था कि अगर कोई एक पर्सन भी कभी मुक्त होता है, अवेकेंड होता है, तो देवता फूल बरसाते हैं। इतना ग्रेट इवेंट होता है, करोड़ों में से कोई एक उस सच को जान पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी द ग्रेट अवेकनिंग है क्योंकि इस समय कंप्लीट ह्यूमैनिटी जाग सकती है। देयर इज़ ए पोटेंशियल कि पूरी मानवता इस सपने से जो बहुत डरावना हो चुका है, अनकंफर्टेबल हो चुका है, फॉरगेटफुलनेस में के कारण वो इसको अभी तक जाग नहीं पा रहे थे, पूरी मानवता जाग सके। यही इसका उद्देश्य है। और इसकी स्थापना 2020 में हुई जब ये बीमारी शुरू हुई और उस बीमारी में पूरी दुनिया में, स्पेशली मैं भारत से बहुत डिसअपॉइंट हुआ। भारत माना जाता है बहुत आध्यात्मिक जगह है, यहाँ पे बहुत ऋषियों ने साधना की है, उनको विजन होते हैं, वो भविष्य देख सकते थे। उनको माना जाता है कि उनको ब्रह्मांड के रहस्य पता हैं, उनमें से कोई एक भी नहीं बोल रहा था। इसलिए टीजीए की स्थापना हुई कि किसी एक को बोलना पड़ेगा। मैं कैसे इस बात को जानता था, शायद आपका इंटरेस्ट हो। जी। मैंने बहुत पहले 2011 में एक बुक पब्लिश हुई थी, ऑफ स्टीग इन गोल्डन एरा। जर्मन में मैं रहता हूँ, जर्मन भाषा में है, इंग्लिश में होती तो मैं सबको रिकमेंड करता पढ़ने के लिए। उसमें लिखा था आने वाले समय में आपकी गवर्नमेंट आपको स्लॉटर हाउस में भेजेंगी और आप लाइन में लगे होंगे। उस समय मैं वो लाइन नहीं समझ पाया, लेकिन जब ये इवेंट शुरू हुआ, बिकॉज मेरी मेमोरी थी, उस इवेंट को मैं को रिलेट कर सका, उसको रोकने की इच्छा हुई। मेरा एक ही उद्देश्य था, कम से कम सब लोगों को एक बार मैं बता सकूं कि इसके अंदर एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने आप मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एंटीना आपको डिविनिटी से काट सकते हैं। इसलिए इसकी स्थापना हुई और यही हमारा विज़न है, ये एजेंडा, जिसको एजेंडा 2030 बोलते हैं। ओके। 2030 मीन्स सिर्फ 4 साल हमारे पास बचे हैं। जी। उन 4 सालों में लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। यहाँ से 2 रास्ते हैं। किसी भी अज्ञान आदमी को पकड़ के उसका मर्डर कर दो, उसके पास चॉइस हो। यहाँ से एक रास्ता जो डायरेक्ट ट्रांसह्यूमनिज्म की ओर जा रहा है, जो बहुत ख़राब है। आप अभी भी इस मैट्रिक्स की बैटरी हो, लेकिन उसके बाद आप बैटरी फॉर एवर बन जाओ। आपकी एक फ्री विल है जो आपको जगा सकती है, मुक्त कर सकती है, वो कंट्रोल्ड हो जाए। जी।
और दूसरा रास्ता असेंशन के लिए आप अपने घर वापस चले जाओ, फॉरगेटफुलनेस की सारी लेयर हट जाएं, कंट्रोलर हट जो आपने लगाए हैं वो हट जाएं, वापस जा सकें। इस विजन से स्थापना हुई कि हर एक के पास कम से कम एक बार चॉइस हो, अपनी चॉइस को वो एक्सरसाइज कर सके कॉन्शियसली। ओके सर, तो यहाँ पे वो अवेकनिंग कैसे दी जाती है सर? क्या क्या स्टेजेस है, क्या क्या होता है टीजीए में? हम लोगों ने टीजीए में डायरेक्ट से हम लोग बात कर रहे हैं, इस बात को लाखों लोग सुनेंगे जी। लेकिन एक ही बात को लोग अलग अलग क्यों समझेंगे? हमारे माइंड के फिल्टर हैं जी। हमारी कॉन्शियसनेस है, कंडीशनिंग है, ब्रॉट अप हैं। कुछ लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं, वो फर्स्ट स्फीयर में होंगे। सेकंड स्फीयर के लोग समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्फीयर के लोग अपनी कॉन्शियसनेस को कि हम क्रिएटर हैं उसके प्रति अवेकन होंगे। जी। एक ही बात लोग अलग अलग तरीक़ों से इसलिए इंटरप्रेट करते हैं, कंडीशनिंग। जी। अब कैसे डिलीवर की जाए? अगर हर एक की कंडीशनिंग है, हर एक के फिल्टर हैं और वो सिर्फ उसको ही स्वीकार करेगा जितना वो जानता है जी। और ये उसके बियॉन्ड की बात है। बिल्कुल। तो हमारी रिट्रीट में हम इसुमी जी के पास एक टैलेंट है, मेरी मेंटर इसुमी जी हैं जापान की। जी। वो एक फ्रीक्वेंसी को रेज कर लेती हैं। ओके। जैसी ही फ्रीक्वेंसी रेज होती है दैट मीन एक फील्ड क्रिएट होती है। ओके। हमारी अभी तक की मान्यताओं के ऊपर की एनर्जी फील्ड, जहाँ पे हमारी पुरानी कंडीशनिंग जो है वो थोड़ी फेड हो जाती है, Exactly. जिससे हम न्यू एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एग्जैक्ट। और ये किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का प्योरेस्ट फॉर्म है। क्या बात है। इससे प्योरेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों तरफ के फिल्टर हटते हैं। अगर आप लोग समझना चाहते हो, परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी बिहार स्कूल ऑफ योगा के, जी। वो अपने गुरु शिवानंद जी से मिले, 5 साल तक उनके आश्रम में रहे और एक दिन गुस्से में आश्रम छोड़ के जाने लगे कि आप यहाँ कुछ सिखाते तो हो नहीं, आपको फ्री के नौकर चाहिए। गुरुजी ने कहा ठीक है जाओ, जा नहीं पाओगे। फिर लौट के आ गए। 12 साल बाद वो आश्रम में रहे। एक दिन वो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, गुरुजी ने मुझे बुलाया, उस समय जो कुछ हुआ उसके बाद मैं वो पहले वाला सत्यानंद नहीं रहा। यही वो प्योरेस्ट फॉर्म है। एक फील्ड बनाने में 12 साल जरूर लगे लेकिन जब वो फील्ड बन गई तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई। ज़्यादातर लोग जिन्होंने भी ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया है, इसे शक्तिपात भी कहते हैं शायद। इसको यस, हमारी शब्दों में शक्तिपात है क्योंकि हम एक हर चीज़ को टेंजिबल देखने की हमें आदत है। हम फिजिकल को सिर्फ समझते हैं। बिल्कुल। क्या बिना टच किए हुए भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है, दैट इज शक्तिपात फॉर मी। इसुमी जी डज नॉट टच एनीबॉडी बट शी ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन और ये प्योरेस्ट फॉर्म है, इसीलिए इफेक्टिव है सबसे ज़्यादा। क्या बात है। तो ये भी अपने टीजीए के इस कोर्स में या फिर सेशन में होता है। सर अभी इसकी ज़रूरत सबसे इम्पोर्टेंट यूथ को क्यों है? यूथ कन्फ्यूज है। एक एरा ख़त्म हो रही है, न्यू एरा प्रकट नहीं हुई, दोनों के बीच का गैप है। जी। सभी कन्फ्यूज हैं इस घटनाक्रम से, बट यूथ के ऊपर प्रेशर है। उनके पेरेंट्स, उन्होंने जो जीवन जिया है वो उस कंडीशन से उसको प्रेशराइज करते हैं स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए, कैरियर के लिए, वो सारे कैरियर जो भविष्य में रहने ही नहीं वाले। ओह। अब जो एक सब कुछ एक फील्ड है, इस फील्ड से जो न्यू जनरेशन है, डिवाइन प्लान बड़ा परफेक्ट होता है। जो नए बच्चे आए हैं वो न्यू एनर्जी के साथ हैं, न्यू जगत के लिए आए हैं। ओके। उनका एक हिस्सा जानता है ये सब पढ़ाई मेरे काम नहीं आने वाली, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है, कंडीशनिंग है, पीयर प्रेशर भी है। तो इसलिए वो यूथ बहुत कंफ्यूज्ड है और इसी कंफ्यूजन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि यूथ को गाइडेंस मिले एनी हाउ। या सर माना कि यूथ एलिवेटेड है, एक अच्छी एनर्जी लेके आया है, फिर भी यूथ ने, जेनजीज ने जो अभी नेपाल में किया या फिर कुछ मायने में हमने लद्दाख में भी देखा जो कुछ रिबेल हो रहा था, उसका क्या रीज़न था सर? ये भी एक एजेंडा के तहत होता है जी। इस एजेंडा का आउटकम आप भविष्य के साथ देखेंगे। एक यूथ जो कंफ्यूज है, कंफ्यूज को मोटिवेट करना, उसको गलत डायरेक्शन में ले जाना, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी इस समय बहुत ज़्यादा है उसके कंफ्यूजन को, उसके खालीपन को मिसयूज़ ना होने दिया जाए और उसको करेक्ट डायरेक्शन में ले जाया जा सके। अदरवाइज़ अगर हम उनको सपोर्ट नहीं दे पाए तो वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। जी सर, आपने अभी एक मेंशन किया था क्रिया का, आपने परंपरा का भी नाम लिया आपके, तो ये कौन सी क्रिया है और किस परंपरा से आप बिलोंग करते हो? बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन की टेक्निक है क्रिया योग के नाम से, सब लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ज़्यादा पॉपुलर हुई परमहंस योगानंद जी की बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से। उसमें एक फिगर महाअवतार बाबा जी का वर्णन है
और वो भी वही बात बताते हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं महाअवतार बाबा जी, जिनकी एज कोई नहीं जानता जी। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि जब तक धरती के सारे लोग इस माया से मुक्त नहीं हो जाएंगे मैं फिजिकल बॉडी नहीं छोड़ूंगा। जी। दैट मीन्स कि वो भी अवेयर हैं कि धरती पे एक शिफ्ट हो रहा है और उस शिफ्ट के लिए तब तक वो यहाँ पर अपनी बॉडी नहीं छोड़ेंगे। ये 200 साल पहले की घटना है, वो जानते थे कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना है कम समय में। उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक दी जिसको हाउस होल्डर कर सकें। ओके। अभी तक के योग के सिस्टम का अष्टांग योग है, यम नियम आसन करने के बाद उसको प्राणायाम में इनिशिएट किया जाता है। उसका भी एक पर्पस है, अगर बॉडी में टॉक्सिन हो तो वो टॉक्सिन उसको बॉडी में उसको बीमार भी कर सकते हैं। मोर ओवर अगर वो प्योर नहीं है और उसकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है और स्पिरिचुअल पावर आती है तो वो अहंकार में जाके उसको मिसयूज भी कर सकता है। तो एक सर्टेन प्योरिटी चाहिए और बॉडी को डिटॉक्स होना चाहिए। इसके लिए अष्टांग योग में यम नियम आसन की प्रैक्टिस थी। अब मॉडर्न एरा में लोगों के पास टाइम नहीं है। महाअवतार बाबा जी जानते थे कि 200 साल इतने कम समय में बहुत सारे लोगों को तैयार करना है और उनको फास्ट इवॉल्व करना है। तो उन्होंने एक ऐसी टेक्निक दी जिसका रिजल्ट हिमालय में रहने वाले मॉन्क जितना फास्ट है। इसके बावजूद भी उसमें ये रिस्क नहीं है कि वो अपनी पावर का मिस यूज़ करेंगे या उनके शरीर के टॉक्सिन्स उसकी बॉडी पे आएंगे। बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन टेक्निक है, इसीलिए इस टेक्निक से बहुत फास्ट इवोल्यूशन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इसका भी कलयुग में, डार्क एज में दुरुपयोग होता है। जब क्रिया शब्द पॉपुलर हुआ तो लोगों ने अपनी अपनी प्रैक्टिस को क्रिया योग का नाम दे दिया। जैसे भारत में सुदर्शन क्रिया है, ईशा क्रिया है। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी दोनों प्रैक्टिस की हैं। हम सब कन्फ्यूजन में होते हैं, लेकिन वो असली क्रिया नहीं है। आज लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि असली क्रिया महाअवतार बाबा जी की क्रिया की है और उसकी भी उनके पहले गुरु लाड़ी महाशय थे, उनके साथ उनके जितने भी गुरु हुए वैसे लीनियज बनी है। मैंने उसी परंपरा में परमहंस हरिहरानंद जी, उनके शिष्य इस समय परमहंस प्रज्ञानानंद जी हैं, उस परंपरा में दीक्षा ली है। लेकिन क्रिया के अनेक स्टेप हैं और हाईएस्ट क्रिया धरती पे बहुत कम लोग करते हैं, गिने चुने लोग करते हैं। जो लोग 4th क्रिया तक पहुंच जाते हैं वो लोगों को क्रिया में इनिशिएट करने के लिए गुरु जी की परमिशन से उनको ऑथराइज़ कर दिया जाता है कि वो लोगों को इनिशिएट कर सकें। मेरी मेंटर इसुमी जी जापान की थी, इंडिया नहीं आ सकती थी। उन्होंने इसी परंपरा में 2nd लेवल तक की दीक्षा ली। लेकिन 3rd लेवल कैसे मिले? वो गुरुजी से मिल नहीं सकती, खाली गुरुजी मिलते थे। अगर किसी का योग हो जाए तो वो फील्ड से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ये बात लोगों को कम अच्छी लगती है। महाअवतार बाबा जी को भी कहीं से मिली थी, उनसे पहले किसी कहीं से मिली होगी, लेकिन आखिरी पर्सन को कहाँ से मिली थी? फील्ड से। फील्ड में सब कुछ है, तो उनको सारी क्रिया, हाईएस्ट क्रिया फील्ड से मिल गई। नॉट ओनली हमारी परंपरा में कैसे करते हैं, इतनी परंपराओं में क्या क्या इसका वेरिएशन है। ये स्लाइटली वेरिएशन भी समय के साथ हुए हैं, लेकिन को दिखा दिया गया कि ये दूसरी परंपरा में सेम क्रिया है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लाइटली वेरी करके प्रैक्टिस की जाती है। ओके। तो ये क्रिया है और सिद्धांत इसका बहुत सिंपल है। हमारी स्पाइन के अंदर दोनों तरफ ईडा और पिंगला 2 चैनल हैं। जब तक हम दोनों चैनल में रहते हैं, डुअलिटी में रहते हैं, असली जगत डुअलिटी के पार है। इसीलिए 3rd आई की बात है। 2 आँखों से जो दिखता है अच्छा बुरा का पेयर, 3rd आई में वननेस है। वो टोटलिटी में जगत के पिक्चर को देखती है। इल्यूमिनाटी को भी अपना हिस्सा जानती है कि हमने ही कंट्रोलर लगाए थे कि हम ना जागें। नफरत नहीं पैदा कर पाती, ना किसी पड़ोसी से, ना पड़ोसी देश से, क्योंकि वो टोटलिटी में देखती है। हम जिस एरा में हैं, आप सर्टेन स्टेज तक इवॉल्व हो सकते हो, लेकिन इसके बियॉन्ड जाने के लिए आपको 3rd आई खोलनी पड़ेगी। और उस 3rd आई को खोलने के लिए ईडा पिंगला के बीच का जो रास्ता है, मध्य मार्ग सुषुम्ना, वो क्रिया की प्रैक्टिस से बहुत तेजी से खुल पाता है। जी। सो दैट वाज अबाउट क्रिया। क्रिया के बारे में तो मैं और घंटों बोल सकता हूँ।